सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम आपको ले चलते हैं किसकी किस्मत कौन जाने पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम। पुस्तक के रचयिता कहानीकार श्री R.K. तिवारी, जो सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड हैं, उन्होंने 30 लघु कथाओं की ये पुस्तक का संग्रह है और बहुत सुंदर तरीके से कथा में उन्होंने किसकी किस्मत कौन जाने शीर्षक के तहत उन्होंने जो लिखा है, और सारी कहानियाँ जो हैं एक से बढ़ के एक अद्वितीय हैं। भाग्यवाद को प्रश्रय देता है ये कहानी संग्रह, जो है भाग्यवाद को प्रश्रय देता है। विधाता के लेख की महत्ता को रेखांकित करता कि उस परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी को नहीं मालूम किसके भाग्य में क्या लिखा है और कैसे जीवन ट्विस्ट करता है, कैसे जीवन में अचानक मोड़ आते हैं। इसका बड़ा सुंदर और बहुत अच्छा चित्रण तिवारी जी के द्वारा किया गया है। तिवारी जी की थोड़े से भविष्य पर, तिवारी जी के व्यक्तित्व पर बात करें तो तिवारी जी ने अभी तक की ये 9वीं पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ है, और इससे पहले जो प्रकाशित कृतियां हैं, हल्ला कन्हैया का भजन संग्रह है, कलमजली लघु उपन्यास है, काव्य संग्रह नानू, कुमुद पंचरवाली कहानी संग्रह, कावेरी के खंडर, लघु उपन्यास कुंजी दाऊ की शादी की 50वीं वर्षगांठ, लघु कथा संग्रह कौन है वहाँ, किशनगढ़ की कविता उपन्यास। ये बहुत अच्छे पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं और बड़े सुखद आश्चर्य का विषय भी है कि आपका जन्म 8 फरवरी 1952 में सागर मध्य प्रदेश में हुआ है और संपूर्ण शिक्षा सागर में हुई है। हेड कैशियर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गोपालगंज में तो 19/2/12 को सेवानिवृत्त हुए हैं। साहित्य अकादमी प्रदेश सांस्कृतिक परिषद भोपाल की पाठक मंच इकाई सागर के पूर्व संयोजक हैं। सदस्य श्यामलम संस्था सम्मान से सम्मानित हैं। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जिला इकाई सागर बुंदेलखंड हिंदी साहित्य संस्कृति विकास मंच द्वारा सम्मानित। निरंतर विभिन्न अखबारों पत्रिकाओं में कहानियाँ और व्यंग का प्रकाशित करते रहते हैं। तो ये एक जीवंत पूरा का पूरा जीवंत साहित्य है और साहित्य को अपने साथ लेके चलते हैं। एक बहुत सुंदर संग्रह है ये, आप इसको अवश्य पढ़ें। इसकी कीमत मात्र 200 रुपये रखी है और बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत पसंद आएगी। हम आपको ले चलते हैं इसी कार्यक्रम में, सीधे आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। और हमारी जो समीक्षक हैं श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी, जो अध्यापक हिंदी विभाग डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विद्यालय सागर में हैं, वो बहुत अच्छी आलोचक और समीक्षक हैं। बहुत हिंदी साहित्य में उनकी पकड़ और उनकी वैधता अद्वितीय है। तो आइए हम चलते हैं सीधे कार्यक्रम में और आपको दिखाते हैं इस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम की कुछ झलकियाँ। जय हिंद, जय भारत। R.K. तिवारी जी जो है श्री R.K. तिवारी सिंह हमारे कार्यक्रम की उपस्थित अतिथि आदरणीय श्री गजल गायक, इसको कोई शुक्र नहीं है कि जब भी हमने सुना है दिल खुश हो गया उनकी आवाज़ सुनकर। और श्री भगवती प्रसाद स्वामी जी अभी आए थे इसकी मैं आग्रह करूँगा श्यामलम के अध्यक्ष आदरणीय श्री कुमार कात्म सभी से वह आए। अभी आदरणीय जी दरअसल क्या है दोनों बसे और उनके बारे में बोलने को हम तो खड़े हो गए और वो खुद मामला जो है बताया है। आगे के बारे में
स्वागत करूँगा कि मैं उनका सुबह सत्कार सम्मान कर रहा हूँ। आर के तिवारी जी दरअसल सागर में शायद थी कि मैं बचपन में अपने सीमित समय में थोड़े से समय में मैं समझता हूँ कि शायद कोई ना तो नवयुवक और ना ही कोई नया साहित्यकार इतनी ऊर्जा के साथ इतने आगे और इतनी ज्यादा किताबों को लिख सकता है। लगातार उनके लेख पढ़ते रहते हैं, लगातार उनकी किताबें प्रकाशित हो रही है। मुझे लगता है साल में 2 किताबें उनकी प्रकाशित प्रदान कर रही है और ये 9वीं की है। और ये कोई सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बात नहीं है। मैं आग्रह करूँगा शामलोन के अध्यक्ष आदरणीय श्री उमाकांत मिश्र जी के बनाए और स्वागत। स्वागत भाषण देना है। पहले मैं इससे शुरू करके आपकी तरफ आता हूँ। आज पुस्तक विमोचन एवं चर्चा इस शीर्षक से एक कार्यक्रम आदरणीय आर.के. तिवारी जी की लेखन पर की जो नवीनतम काव्य संग्रह है, इसकी किस्मत कौन है? सही बात है। तो बताएं हैं इसमें मैं काव्य संग्रह बोल रहा तो इस अवसर पर आप सभी हमारे शहर के जो गणमान्य हैं यहाँ उपस्थित स्वागत है। जैसे हमारी राष्ट्रीय विकृति थी पहली बार शामिल की कार्यक्रम में 85 में डॉक्टर नीलमती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। अभी जी श्रीमती पाटिल जी सब लोग करते थे और ब्रजेश जी जो आज हमारे विशेष आमंत्रण पर विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में यहाँ विराजमान है। वस्तुतः दिल्ली के निवासी रहने वाले बनारस के हैं और कुछ ऐसे संयोग रहे कि हमने पहले यार पढ़ लिया और आज उनकी उपस्थिति का ज्ञान का हम लोग यहाँ देश का एक बड़ा नाम है आपका भजनों में भी खास करके कवि भवन जो है उसके लिए बड़े ख्याल हैं। राष्ट्रपति जी के बुलावे पर उनके कार्यालय में उनके निवास पर जाकर उन्होंने कवि वाणी उनको बहुत बहुत स्वागत है और आपका भी करना है। हम लोग करने के बाद तो हमारे लेखक महोदय जो है थोड़ा सा ये बैंक में नौकरी करते थे और ये बताते कि पता नहीं करोड़ों कितने किलोमीटर दूर साहित्य से था। परिचय हुआ, मैं ऐसा परिचय के साथ देने या होने वाला था कि मैं भी उससे बहुत दूर था, लेकिन उसमें दूर नहीं था, इतने दूर तो जिनकी रुचि देखी चर्चा के दौरान मैंने बताया कि मैं भजन लिखता हूँ और भजन मंडली में उनको प्रस्तुत करता हूँ। मैंने बताया भाई मैंने आपको नाम लेके ठीक है हमने बोल रहे बताया था तो अंजना के घर पे बताया गया तो करके वहीं हुआ। फिर यहाँ पर थोड़े साहित्य की है तो आओ ढूंढता फिरता हूँ ऐसे लोगों को मिल जाए खासतौर पर जो नए नए हो बसंत उनके अंदर रुचि हो ये पकड़ में आए। पकड़ में ऐसे रचनाओं की
एक लाइन लगा दी, ऐसा क्रम बना दिया कि आज इनकी 9वीं किताब का हम विमोचन करते हैं। इनकी वो एक गायक आपने नहीं सौंपा, मैंने तो दिया हुआ है। नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करें, उनकी आयु को ना दें। जब इनकी पहली रचना प्रकाशित हुई तो बच्चे उनका जन्म हो रहा था जब पहली क्लास से आफ्टर रिटायरमेंट सामान्यतः विधा जो है एक लड़की उम्र में या छोटी उम्र से शुरू हो जाती है कोई कराना, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये जब रिटायर हो गए तब वो स्थिति के साथ आई। और इनकी पहली जो किताब थी वो तो थी भजनों की, कन्हैया, क्या नाम था, अल्लाह कन्हैया का, यहाँ से शुरू किया। अगली बार जब भाग से आए कर्मजली, कर्मजली एक ऐसी पुस्तक निकली, ऐसी रचना निकली जिस चीज के लिए नए लोग साहित्यकार तरसते हैं। कर्मजली ने इतने प्रसिद्ध हो गए क्योंकि इसकी बड़े तरीके से आलोचना की गई। यहाँ आलोचना का महत्व देखिए, आप किसी प्रशंसा करते जाएंगे तो भूल जाएंगे, आलोचना नहीं। और मैं स्वभावशाली मानता हूँ, दिल्ली की थी वो भी मंजा सिंह है, पीछे भी बैठी है, इतने जी भर के बड़ा से लोगों ने निकाली। और कुछ लड़के जब वो आदर्श संगीत महाविद्यालय में कार्यक्रम चल रहा था, नई फौज हिंदू थी, फौज से करीब 10-15 बच्चे थे जो लेखन के प्रति अपना स्वभाव था वो लिखना चाहते थे और कार्यक्रमों के माध्यम से कुछ सीखना चाहते थे। उन्हें दौड़ा बाहर खड़े, सभी को मैं बाहर गया, मैं तुम लोग अंदर क्यों करूँ, अंदर क्यों नहीं बैठे, पूरे अंदर से बाहर आ गए और अंदर कभी नहीं आए। क्यों? पूरे हम लोग रचना का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि इस तरह की समीक्षाएं होंगी तो हम लोग लिखना ही बंद कर देंगे। कोई लिख भी देंगे तो हम समीक्षा नहीं कराएंगे या छपवाएंगे नहीं। तो आप उससे समझ लीजिए। तो इनका समय, खासतौर से वो लोग जो पहली बार सुन रहे हैं इस घटना को, जो वहाँ उपस्थित थे, कहने को मालूम वो अलग बात है। तो इनको उसने इतनी प्रसिद्धि दी और फिर इन्हें संकल्प लिया कि मैं सुधार करूंगा। तो देखिए आज की तारीख में आप खुद देखेंगे वही लक्ष्मी पांडे जी याद रखें जिनने आलोचना की, वही क्रमशः है जिनकी अधिकांश किताबों में जो प्रकाशित हुई है, जिनकी रचना समीक्षक की है और उसमें इनके लेखन को मतलब ये कि आदमी को दर्शन वाली बात मतलब घबराना नहीं चाहिए, जैसे निराश नहीं होना चाहिए, निराशा नहीं आना चाहिए। इस तरह से बच्चों के निराशे की सोची रचना की जो भी मकसद है उन्हें भी बड़े तरीके से निपटाया था। बड़ी चिंता हुई, स्थिति ये बन गई कि इनको सड़क पर जो तिवारी जी और राजकुमार जी नाम उसके कहा दिया करते कहाँ जा रहे हैं, अब बोलिए ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है। तो यदि ये सब नहीं होता तो आज 9वीं किताब भी नहीं आती, वो भी कहीं बड़ा हो जाता। जैसे हमारे आदरणीय तिवारी जी, मैं चाह रहा हूँ आप सभी चाह रहे हो कि इसी तरह वो किताब निकालते रहे, उसी तैयार है बच्चे। तो इस तरह के आवेदन करते रहे, हमें सक्रियता प्राकृतिक दबाव बना हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी, रसिक जी, नेहा जी, डॉक्टर जी, कुछ चेहरे देखते तो
बहुत बड़ा फीलिंग आ जाती है। सुनील असराफ आप हमसे बड़े हो गए। बहू वाली है अलका और चिरंजीव सिद्धार्थ दीप भाई शुक्ला जी तो भी आ गए हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ से क्या है नहीं करता आशुतोष उपाध्याय ये आपको आशुतोष उपाध्याय थोड़े खड़े हो जाए इधर आके सर नमस्कार कर लेंगे सर इससे मैं परिचय कराना चाहता हूँ ठीक है ना। हाँ ये आप लोगों को सब से परिचित होंगे। कुछ दिन पहले मैं भी परिचित था तो ठीक है। 10 साल से सागर में और अजीम देव जी संस्था है इंटरनेशनल संस्था उसका यहाँ कुछ साल से काम कर रहा है। इनकी काम करने का तरीका इस तरह का वो मैंने कही ये लोग अपने काम में मस्त रहते हैं और उनको जो काम दिया जाता है वो करते हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े काम कर रहे हैं शिक्षकों का प्रशिक्षण जो पहले मीडिया वगैरह दिया जाता था या बड़े बड़े सेमिनार होना वो सब ये लोग करते हैं। इनका कारण है डिजिटल कानून के सामने बिहार कॉलोनी में बढ़िया देखने लायक कार्यालय है। लाइब्रेरी भी बड़ी 200 बड़ी महत्वपूर्ण है। अभी एक बड़ा कानून करने जा रहे हैं 28, 29 और 30 तीन दिवसीय साहित्य मेला है। तो साहित्य मेला के अंतर्गत तीनों दिन पुस्तक मेला है। उस पुस्तक मेले में जो कि आपने सुना दिल्ली में पुस्तक मेला होता है आपका जयपुर में उत्सव होता है आपका बड़ी बड़ी जगह बॉम्बे वगैरह में। तो इनकी संस्था द्वारा पहली बार सागर में ये मध्य प्रदेश को देख रहे हैं जैसे तो उसमें सागर से जब शुरुआत कर रहे हैं पुस्तक मेले की। तो उस पुस्तक मेले में हर रचनाकार की एक स्टाल अलग से सिर्फ सागर के साहित्य पर लगेगा। सागर के साहित्यकारों पर उनकी जो रचनाएं हैं वो आपने सबसे निवेदन किया है मैं भी कर रहा हूँ। जो भी है वो उपलब्ध कराए कम से कम 2 प्रतियां उपलब्ध कराना। मान लो कूड़ा और भट्टा कोई खरीदने के अच्छे को बड़ी मुश्किल से मिलते हैं तो वो उसको दे दें और उसके बगैर फिर आपसे फिर लोग मंगा लें फिर 3 दिन वो चलेगा। तो मैंने आपकी बात मैंने कही आशीष गुरु जी बैठे हैं हमारे प्रभात भंडारी जी हैं जो पंजाबी से बाहर के आते हैं हमारे युवा अभी जिनकी सब लोग यहाँ हुआ है। और जब एक इसलिए इधर में एक तरह से चिंता ये आप बड़ी चली गई है 20% बची अच्छा आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार अरे आप इसको देर के बाद ही अकेला जी आदरणीय ललित दुबे जी पूर्ण भैया सबके प्यारे पूर्ण भैया उद्दीनी आदरणीय हमारे उद्दी के गुरु आदरणीय सरस्वती जी श्यामलपुरी सत्यो संतोष पाठक जी सत्यो कैसा जी और दीप के लिए समर्पित हमारे पांडे जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार संस्कृति कर रहे हैं जो लंबे समय
सागर में बताए हैं वो प्रजापति जी हैं, गुरु जी हैं, आदरणीय दीक्षित जी, PM मिश्रा जी, हमारे साहब है जी के नमस्कार आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। कोई नाम पूछ गया तो बाहर आपको बता देना। वो राकेश तिवारी के छोटे बेटे भी आए हैं हमारे राकेश तिवारी वो अपनी कावेरी के राकेश तिवारी भी आए तो चक्के कुछ बैठे रहे आते तो थोड़ी दिक्कत होती है। मेरी भी उम्र हुई तो पर जाते हैं तो हो जाता है। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और ज़्यादा नहीं करूँगा, बात यहाँ पर करता हूँ। कृपया आइए। तो मैं ये बता दूं, आदरणीय विजयराम त्रिपाठी जी आ गए, उनको बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये मतलब जिनकी उम्र 60, 70, 74 के करीब हो जाती है, वे अपने आप को बूढ़ा कह के बचना शुरू कर देते हैं। बूढ़ा कह के बचना शुरू कर देते हैं, ये कहा है। जबकि अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर ने 64 साल की उम्र में वर्ल्ड हेवीवेट के दो उतार KFC के संचालक, जिसने पूरे के पूरे विश्व में 70 साल की उम्र में KFC फैला दिया। तो अभी आप कहना में बूढ़े नहीं है, न बूढ़े हो रहे हैं, जवान है। अभी आपके 70 साल बाकी है। मैं आग्रह करता हूँ हुआ है। इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा हमारे बच्चों से, अतिथियों से कि आज की जो बड़ी किताब है, इसकी किस्मत पहुंच जाने पर इसके बारे में पूछा था, उसके विमोचन का समय आ गया है। तो सभी अतिथियों से आग्रह है कि उसे विमोचन करने का कष्ट करें। आदरणीय चंचला रवि जी, आदरणीय डॉक्टर सुश्री शरद सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर श्री शुक्ल जी,
हम सबसे निर्देशक हैं। करते थे तो वैसे गजरा गजरा करेंगे, कुश्ती जीतने के बाद निकलते थे, उससे मेकअप हो ही समझ लो। अब हम आप सबके लिए प्रणाम करता हूँ, मंच के लिए प्रणाम करता हूँ, और पुस्तक पर मैं नहीं बोलूँगा। आप लोगों का इसी तरह स्नेह बना रहे, मैं यही आशा रखता हूं। इस क्षेत्र में यदि सरल भाषा में कहा जाए तो मैं साहित्य के क्षेत्र में अंगूठा छाप था, इसमें कोई राय नहीं। बैंकिंग के क्षेत्र में सिवा लोगों के बीच में रहना, कस्टमरों से लेन देन करना, इसके सिवा और कुछ नहीं। हालांकि सोशल लाइफ वो भी थी, और ईश्वर की कृपा से हमारे को ईश्वर ने ऐसी बुद्धि दी कि मैं सबसे मित्रता के व्यवहार बनाए रहा। और आज 10-12 साल के बाद भी जब हमारा कोई कस्टमर छोटा भी हो या बड़ा हो मिलता है तो मुझे बहुत इज्जत देता है। मैं समझता हूँ मेरी वो कमाई। अब यहाँ साहित्य की बात करें तो आपका जो स्नेह है और क्या कहना चाहिए कि धूप में भी समय निकाल के आप लोग आए, ये भी हो सकता है हमारे उस व्यवहार का भी परिणाम हो। अन्यथा लेखक और भी हैं और होते हैं, और मैं पुस्तक में भी अपने मन की ही बात, अपने दिल की ही बात लिखता हूं। हमारे तिवारी जी भी आ गए हैं। मनोज तिवारी जी बैंकिंग क्षेत्र के हमारे अच्छे मित्र रहे हैं, अच्छे कस्टमर भी रहे हैं। तो यहाँ आया उमाकांत भैया ने अच्छी बात कही कि करमचंद ने हमें नाम दिया, बिल्कुल सही कहा। लक्ष्मी जी ने, निरंजना जी ने उस टाइम पे थोड़ी देर में मुझे लगा, उस टाइम पे चंचला जी भी थी, अंजना भी थी, कविता जी भी थी, और ऐसी ही फ्रंट लाइन भी थी जो आप बोलते हैं। थोड़ी देर में मुझे लगा कि कुछ हमारे साथ जाती हो गई। मैंने सोचा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूं तो गलती तो रही होगी। मैंने तो अपने मन के भाव, यात्रा की चारों की भी कविता लिखने के लिए वो लिख रहा था। और जब उनको समीक्षा के बाद बोलने का मौका मिला तब हमने, आप लोगों को भी याद होगा, मैंने बिल्कुल कटुता से शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैंने तो हंसते ही कहा था, जब आचार्य जी ने कहा कि रिश्तेदार है, तो मैंने कहा अच्छा है। निरंजना जी ने मध्य से काटी है तो रिश्तेदार में शब्दों से खत्म काट दिया। अब उसकी बाद यात्रा हुई दूसरी पंचर वाली की, तो हाँ एक गलती हमारी हम मानते हैं। इस क्षेत्र में मैंने कलम में नहीं लिखा है, मैं किसी की ओर नहीं दिखाई। यहाँ तक कि उमाकांत भैया को सिर्फ मालूम थी कि ऐसी एक कहानी
हमारे दिमाग में चल रही है तो उन्होंने लिखी है इसको, उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी। 18 के बाद आज 25 को मैं उस बात को कहता हूँ, उन्होंने पढ़ी भी नहीं थी। हाँ, वहाँ मेरी गलती थी, मुझे किसी को दिखाना थी, तो वो गलती भी नहीं होती तो मेरा नाम भी नहीं होता, ये भी बात है जी। नहीं, वो मैं मलाल नहीं किया। और उसके बाद मैंने कल्चर वाली लिखी, पंचर वाली भी लिखी। तो आएगी तो उसमें आचार्य जी को मैंने पुस्तक दिखाई, उनने लिखी। और जो कहानियों में कुमुद के बारे में या गंगा फुलवा के बारे में, पद्मा की एपिसोड के बारे में हमने लिखा था, नन्ना पाठक के बारे में जो लिखा था, उन्होंने बड़ी लंबी समीक्षा की और मेरे को इतना उस समीक्षा से प्रोत्साहन मिला कि मेरी यात्रा बराबर आगे चलती गई। उसके बाद कावेरी की खबर जब लिखी गई तो उमाकांत भैया से मैंने कहा इस पुस्तक को मैं कबीर जी को देना चाहता हूँ, सभी लक्ष्मी जी को देना चाहता हूँ। तुम्हारा भैया क्या कर रहे हो? हमने जो होगा देखा जाएगा। अब तो 2-3 पुस्तकें आ गई हैं, आधा से पढ़ गई, तो इसमें कोई राय नहीं। कावेरी की खंडन में लक्ष्मण जी ने मेरे लिए बहुत सराहना के शब्द लिखे। कावेरी की खंडन लिखने के बाद मैं थोड़ी ये यात्रा ही समझ लो जो बोल रहा हूँ। कावेरी की खंडन के दरमियान मेरे तो ट्यूमर में परेशान कर रखा था और एक पोर्शन मेरा एक हिस्सा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। पात्रा जी की एक किताब चक्रावाद के मंदिर से विमोचित हुई। उस टाइम पे मैं अपने नाती के कमी पर घास रखते जब गया तो कपिल ने देखा और उमाकांत भैया ने देखा कि हालत तो बहुत खराब है। तब जाके मैंने कहा हाँ यार देखो, फिर जैसे अमित को मालूम पड़ा तो जब हमको डांस भी खाना पड़ी बच्चों की खातिर बुढ़ापे में बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर उन्होंने हमें इलाज कराया। और उस बीच आपको बता दो जिस प्रकार कलाकारों ने कुछ दिन मांगे थे तो मैंने भी कुछ समय मांगा था कि ईश्वर थोड़ा समय दे दो क्योंकि बहुत से काम मेरे अधूरे हैं। और बाकायदा ईश्वर ने मेरी सुनी। अब 5 साल दिए हैं, 10 साल दिए तो क्लास निकालने वाला हूँ। 4-5 मेरी पुस्तकें तैयार हैं जो कुछ कंप्यूटर में। इसके बाद हाँ तो लक्ष्मी जी ने एक अच्छी बात कही कि देखिए आप और लोगों को भी आप अपनी पुस्तक दीजिए समीक्षा लिखाने के लिए। अच्छा लगा तुम्हें आने वाली पुस्तक के लिए अटल फाउंडेशन की अध्यक्ष चंचला जी से कहूंगा कि वो उसमें अपने समय पे और अपनी समीक्षा लिखें। और दूसरे समीक्षक हमारे इनकी विपरीत जो है इनकी मीडिया के आसिफ द्विवेदी जी जो चाहते हैं कि वो लिखें। और लक्ष्मण जी आपकी बात का मैंने मान रखा, आगे मगर आपको कष्ट देंगे। इस तरह से मेरी यात्रा चल रही है और आने वाले समय में इसके बाद मेरी यात्रा अभी और आगे तक जाना है और इसी तरह आप लोग सहयोग करते रहे। यहाँ से मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, उमाकांत भैया से कुछ
समय मैंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमारे साहित्य के क्षेत्र में कहानीकार, उपन्यासकार नहीं है। एक बार डॉक्टर अनिल जी ने कहा था, वो खरे जी की पुस्तक के कारण जैन स्कूल में, कि सागर में यदि तलाशा जाए तो कम से कम 2500 से ऊपर की कवि निकलेंगे। तो मैंने कहा आप इस लेखन में अच्छे हैं, और तो मैं उस बात को आज भी ध्यान में रखते हुए उपस्थित आप सभी से एक आग्रह निवेदन करता हूं, आप अपनी कहानियां, लघु कथाएं लिखिए, आप हमें दीजिए। हमारे नए दौर के संपादक काशीराम जी भी आए हैं, मैं उनके अखबार में कोशिश करूंगा कि आपकी कहानियां प्रकाशित कराऊं, और हमसे बन सकेगा तो आपकी कहानियों को पुस्तक का भी आकार देना चाहूंगा। इसमें मेरा फायदा है, मेरा भी एक कुनबा बढ़ जाएगा, कुटुंब बढ़ जाएगा कहानी का, उपन्यासकार का। धन्यवाद। बहुत ही शानदार कविता, मजा आ गया सुन के। और आदर्श हमारे बीच में जरूर आ गए हैं, बहुत ही अच्छे कवि साहित्यकार हैं। इसमें कोई दोहत नहीं है कि 2500 के करीब कवि होंगे, लेकिन आने वाला जो समय है, जो समय निकलने के बाद, इस उम्र को निकलने के बाद एक संक्रमण काल आने वाला है, क्योंकि जो कवि पैदा हुए थे वह कवि थे जिन्होंने फिल्मों को देख देख कर, गाने सुन सुन कर, जिनकी भावनाएं बनती थी, जो कॉलेज में जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, स्कूलों में जाते, स्कूलों में जाते हैं। आजकल वो जनरेशन जो है लगना बंद हो गया है, और लोगों का ध्यान जो उस तरफ नहीं है। तो ये संक्रमण काल आने वाला है कविता के क्षेत्र में, क्योंकि नए युवा आने वाले समय में कभी कम मिलेंगे, प्रोफेशनल तो मिल सकते हैं, क्योंकि सब तो शब्द जंगल के समान है, स्वाभाविक सी बात है, और जंगल में हर एक आदमी को विचरण करने का अधिकार है। मैं आग्रह करूंगा ऐसे व्यक्तित्व को बुलाने का जो सागर में है, और कम से कम इस मंच को गौरवान्वित कर रहा है। श्री रमेश बसु जी कबीर वाणी के इंटरनेशनल गायक है, बहुत ही खूबसूरत गजल भी गाते हैं, और मैं समझता हूँ कि यदि कभी अवसर मिले आप सभी को तो इनके प्रोग्राम जरूर देखिएगा। मैं वक्तव्य भी बताना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि सभी सभी को एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंचासी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर पांडे जी, आदरणीय आज के कार्यक्रम के आयोजक सागर शहर की जानी मानी संस्था, सुप्रतिष्ठित संस्था श्यामरम के अध्यक्ष आदरणीय पंडित कोमलकांत मिश्रांकर, सागर शहर के सभी श्रोतागण और साहित्य जगत की महान विभूतियां जो यहाँ बैठी हुई थी, मैं आप सभी को स्वागत प्रदान करता हूँ। किसकी किस्मत कौन जाने, ये जो शीर्षक है। अब आप देखिए, मैं संगीत में गायन विभाग का एक छोटा सा कलाकार, विद्यार्थी हूँ। गायन, स्वर, लय, ताल की तपस्या, उसकी साधना में रत रहता हूँ। हमारे आदरणीय अंकल जी ने, मिश्रा जी ने एक और आदेश पालन किया कि आपको बोलना भी, किसकी किस्मत कौन जाने। गायन करते करते बोलने का भी अवसर मिला। बहरहाल श्रवण, पठन, पाठन, गायन, वाचन, अभिनय
ये सारी चीजें कला रूपी धागे में बुद्धि हुई। किसी भी विषय या वस्तु का रसास्वादन करने के लिए एक दृष्टि का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर नजरिया नहीं है तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। और इसी नजरिए का परिचय दिया है हमारे आदरणीय तिवारी जी ने उस किताब में कि नजरिया कैसा होना चाहिए। ये किताब उसका प्रमाण है कि अगर नजरिया है तो हम अपने आसपास की चीजों से भी कैसे बात को उठा सकते हैं और कह सकते हैं। आप देखिए कि इस लघु कथाओं में जितने भी विषय दिए गए, जो भी चीजें इसमें डाली गई हैं, वो हमारे रोजमर्रा के जीवन में घटित होने वाली घटनाओं से ही उसी पर आधारित हैं। आपके और हमारे जीवन में ये हमारे आसपास रोज घटित हो रही हैं, मगर तिवारी जी ने इन बिंदुओं को ना ही एक लेखक की दृष्टि से देखा, बल्कि एक लेखक के कलम से अपनी लेखनी और कविता के रूप में, कहानी के रूप में, कथा के रूप में उसको इस किताब में संग्रहित किया, जो कि अत्यंत प्रशंसनीय है, सराहनीय है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और थोड़ी थोड़ी प्रशंसा करता हूँ इस बात की। अभी कुछ एक दिन पहले ही मुझे भी ये किताब मिली है रात में, और जब मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें लेखक द्वारा लिखे 2 शब्द जो होते हैं उसमें मुझे पता चला कि तिवारी जी ये कह रहे हैं कि मैं लेखनी विधा का कोई मूर्धन्य लेखक नहीं हूँ, ना ही मुझे साहित्य की बहुत समझ है। क्योंकि मैं बनारस का हूँ, काशी का हूँ और कबीर गायन करता हूँ, तो मुझे हर बात में कबीर की साखी, दोहे, उनके सोठे, कहरा ये सब दिखते हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। फल तभी होता है जब ऋतु आती है। और कभी और बात नहीं है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधु की जाति नहीं पूछते कि लेखन परंपरा चली आ रही है कि नहीं, कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, बड़ा रहने दो। ऐसे हैं हमारे तिवारी जी, उनके तलवार का मोल है, म्यान तो ठीक है। और जैसा कि बता रहे हैं कि अभी इस साहित्य के क्षेत्र में आए हुए मात्र 9 वर्ष हो रहे हैं इनको, मगर किताबें 9 लिख चुके हैं। रफ्तार कुछ और कह रही है और आप कुछ और कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है। रफ्तार देखिए, कहाँ लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन काल में 2, 3, 4 किताबें अच्छी आ जाए, और आप 9 किताबें लिख चुके हैं, तो ये काफी सराहनीय है। आपने बहुत मेहनत से, अपने कौशल से ये स्थान प्राप्त किया है। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था सिर्फ सुनने के लिए। आदरणीय लक्ष्मी निर्मा जी हैं, मैं सुनने के लिए आया था, कहने का अवसर भी मिल रहा है। पुस्तक के बारे में ज्यादा तो नहीं पढ़ पाया। एक शिकायत भी रही पुस्तक के लिए मुझे, और ये शिकायत ये थी कि पुस्तक एक दिन में पढ़ना, और हर कहानी के अंत में तिवारी जी ने इतना भावुक कर दिया था कि हर कहानी खत्म करने के बाद पुस्तक रख के आंख पोंछना पड़ता था। उसके बाद एक घूंट पानी पियो, फिर दूसरी कहानी पढ़नी पड़ती थी, तो लास्ट तक ही पढ़ पाया। ये एक लेखन विद्या की कला है कि कैसे पाठक को आप उसमें रमा दो उस किताब में, कि वो उस पात्र को महसूस कर लिया जिसके बारे में बात हो रही। पुस्तक में दी गई कथाएं, कुंडली, कौन भेजेगा मुझे मनी ऑर्डर, मैं लिख के लेके आया हूँ क्योंकि याद नहीं हो पाया।
भ्रम या भय, क्या होगा बिट्टू का फैसला? बिट्टू काफी समझदार निकला था उसमें। क्या होगा बिट्टू का फैसला? गलती किसी की भी हो सकती है। इन कहानियों की विषय वस्तु देखें आप कि शिक्षक, विद्यार्थी, बेटे, बाप, बेटी, ससुराल, मायका, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहा है। ये हमारा समाज यहीं से गठित होता है और ये समस्याएं आजकल बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं आज के समाज में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लघु कथाएं आज की युवा पीढ़ी या आने वाले जो लड़के लड़कियां भी नए उम्र के हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको जरूर मार्गदर्शन करेगी उनका कि किस तरीके से आप अपने परिवार में अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। और रिश्ते इतने नाजुक होते हैं, ये इस किताब में मुझे पढ़ने को मिला। और ज़्यादातर कहानियाँ परोपकार, सच्चाई और मानवीय आदर्शों, मूल्यों के ऊपर थी और उसके प्रति प्रेरित करती हैं। और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कुछ रोचक बिंदु भी इस किताब में मुझे लगे जितना मैं पढ़ पाया। और वो रोचक बिंदु ये थे कि पहले ही जो कहानी है, शायद पहली कहानी थी कुंडली, उसमें लिखते हैं कि नए उम्र के लड़के लड़कियां कि जो नवाचार के चक्कर में पाश्चात्य की तरफ अंधाधुंध भागने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में उन्हें पश्चाताप करना पड़ सकता है। ये बात की पाश्चात्य की तरफ अंधाधुंध भागने वाले को भविष्य में पश्चाताप करना पड़ सकता है, इसलिए बहुत समझ के नवाचार की तरफ बढ़ते हैं। और अपनी वाणी को इन शब्दों से विराम दूंगा कि कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और इस कामना के साथ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जैसे कि सुनकर ऐसा लग रहा है कानों में कोई विस्ली बोल रहा हो। दरअसल आदरणीय उमाकांत मिश्र जी की बहुत एक खतरनाक आदत है इनमें, और जो डायरेक्टर एटली है, एटली में और उनमें कोई अंतर नहीं है। एटली भी सब्जेक्ट को छुपा के रखता है अंत तक कि इसके अंदर क्या है, और दादा भी छुपा के रखते हैं कि इसके अंदर है। मुझे किताब उपलब्ध नहीं कराई, अंदर का भाई साहब किताब कर दी कि नहीं तुम्हें किताब नहीं देनी है, वही मिलेगी। भाई साहब पढ़ते ही नहीं समझ, आज किताब नहीं मिल गई, पढ़ेंगे हम जरूर। और चूंकि बात हमें तो सब्जेक्ट्स पर जस्टिफाई करनी है, तो उसी पर हम बात करेंगे। कैकेयी चाहती थी उसका बेटा है, और उसके दिलो दिमाग के अंदर केवल एक ही सपना पलने लगा था, जो मंत्रा ने बोल दिया था कि मेरा बेटा ही राजा। और वह सपना देखकर जब वह दशरथ के पास पहुंची और उसने जब वो वरदान मांगे कि आप राम को राजा नहीं वनवास दे दो और हमारे पुत्र को राजा। और चूंकि कहानी आप सबको पता है, लेकिन जब राजा राम वनवास के लिए चले गए और भरत आए, तो भरत ने कहा कि से कि उस वह राज्य मेरे क्या काम, जिस राज्य की खातिर मेरा भाई मुझसे छूट रहा है, राजा तो वही है। चूंकि ये कैकेयी की सोच थी, लेकिन कैकेयी ने ये नहीं समझा था कि भरत की किस्मत में राजा बनना लिखा है या मुझे महारानी राजरानी बनना है। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर कोल्हापुरी से, जो आए और अपने मुख्य अतिथि के प्रदर्शन में
आदरणीय डॉक्टर रश्मि पांडे जी, मिश्रा जी और उसके दादी जी और मेरी बहनें यहाँ जो बैठी हैं, कविता जी, अंजना जी, चंचला जी, रेखा जी, शांभवी और आपको सभी को, और जो यहाँ सभी जो साहित्यकार बैठे हैं, सब विद्वान गण बैठे हैं और इतने सुंदर वक्ता जो अभी हम लोगों ने सुना। मैं तो यहाँ पर बात नहीं हूँ यहाँ तो आपको मैं क्या बोलूँ। सबसे सर्वप्रथम तो मैं श्यामलन संस्था की बहुत बहुत आभारी हूँ और आदरणीय उमाकांत जी की कि मुझे यहाँ श्यामलन संस्था से जोड़ के सिर्फ करीब 1 वर्ष भी नहीं हुआ है। मैं बहुत नई हूँ, अभी अभी जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं एक अंग्रेजी साहित्य की विद्यार्थी हूँ। मैंने अंग्रेजी में 35 वर्षों तक पढ़ाया है और इंग्लिश का मेरे कमांड है, तो हिंदी मेरे लिए बहुत ही नया है यहाँ पर आके। लेकिन 50 वर्षों से मैं सागर में रहते हुए मेरा सागर से लगाव, आप लोगों से सबसे लगाव और हिंदी भाषा और खासकर बुंदेलखंड से मुझे इतना लगाव हुआ कि मैंने 3 वर्षों से रिसर्च करके बुंदेलखंड के ऊपर 2 पुस्तकें लिखी हैं और मुझे भोपाल से पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से इसके लिए सहयोग भी मिला था। तो इस तरह से मैं आपके आशीर्वाद से इसमें सफलता प्राप्त की हूँ। और यहाँ श्यामलन संस्था में जबकि मैं बहुत नई हूँ, पर आपका इतना स्नेह मिला है और इतना सम्मान मिला है मुझे और इतनी आत्मीयता है कि मेरा हृदय विभूत हो गया है। और मैं आप सब से आशा यही करती हूँ कि इसी तरह का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और मैं यहाँ आती रहूँ। बहुत अच्छा लगता है सब साहित्यकारों के बीच में और सब विद्वान गणों के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आज के जो विमोचन हुआ है पुस्तक का, जिसका नाम है किसकी किस्मत कौन जाने, ये सही है, किसकी किस्मत, मैं कहाँ से कहाँ यहाँ आई हूँ। तो मेरी भी किस्मत थी कि आज यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया गया और मैं आदरणीय राकेश तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि उनकी ये 9वीं पुस्तक है, बहुत सराहनीय है। हम लोग तो 1 पुस्तक या 2 पुस्तक में ही ऐसा लगता कितना लिख लिया, पर आप कभी थके नहीं, आप लिखते रहे और जैसे आपने बोला 9 वर्षों में 9 पुस्तकें लिखी हैं, बहुत ही सराहनीय है। और हर लेखक के लिए यह बहुत बड़ा दिवस है, बहुत बड़ा प्रसंग है कि उसकी पुस्तक का विमोचन हो रहा है और मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपको बधाई देती हूँ। और इसी तरह माँ सरस्वती का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और आप लिखते रहें, प्रतिवर्ष हर पुस्तक लिखते रहें और हम पढ़ते रहें। जैसे कि हम जानते हैं पुस्तक तो एक शब्दों का संग्रह नहीं है, यह हमारे समाज की संस्कृति, परंपरा, हमारे विचारधारा है और लेखक की भावनाएं, इसका सबका एक दर्पण है जो एक लेखक अपने इमोशंस को और अपने फीलिंग्स को एक पुस्तक में डालता है। ये बहुत सराहनीय है और पाठक को एक छू जाता है हर विषय। यह एक बहुत बड़ी कला है, जैसा आपने बोला कि कला है और ये बहुत ही सराहनीय है। और हम देखते आ रहे हैं युगांतर से पुस्तक हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, हमारे मार्गदर्शन के लिए। हम तो बहुत बचपन से पुस्तकें पढ़ते आए हैं, हमारे माँ बाप ने भी, माता पिता उन्हें पुस्तकें नहीं पढ़ते हो, हम लोग पढ़ते आए हैं पुस्तक। लेकिन अब नई पीढ़ी हम देखते हैं कहाँ उनको पुस्तक से दूर भागते हैं, सबके हाथ में मोबाइल आ गया है और मोबाइल और आईपैड लेके हर इतने जल्दी उनको उत्सुकता रहती है चीज़ों को समझने की, देखने की, कि पुस्तकों से दूर भाग गए हैं। लेकिन हमें, हमारा कर्तव्य है कि हम साहित्यकार होते हुए हमारे बच्चों को और नई पीढ़ी को पुस्तकों का महत्व समझाएं और उनको पुस्तकें जरूर पढ़ना है। और इस तरह के पुस्तकें जो हमें मार्गदर्शन देती हैं,
आगे हमारे जीवन में एक नया सीख देती हैं। इस तरह की पुस्तकें हमको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अभी अभी एक पिछले सप्ताह एक समाचार आया था स्वीडन से, आप लोगों ने भी सुना होगा कि वहाँ की जो शिक्षा मंत्री है, एक महिला है, उन्होंने वहाँ प्राइमरी स्कूल में नर्सरी से प्राइमरी तक कोई भी डिजिटल सामग्री लाने को बैन कर दिया है। जो बच्चे हाथ में मोबाइल या आईपैड लेके या इवन डिजिटल स्क्रीन पे पढ़ाया जाता है वो सब बैन कर दिया है। और फिर से उन्होंने बताया कि बच्चों को फिर से पेंसिल, कॉपी, पुस्तक लेके स्कूल आना है ताकि वो पुस्तक का महत्व समझ सके, पुस्तकों से पढ़ें। और इसी तरह से जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, आजकल तो बच्चे हाथ में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं बचपन से। इससे मुझे छोटा सा वाक्य याद आया है, जो कहिए कि एक बच्चा बचपन से ही हम देखते हैं कि मोबाइल थमा देते हैं हाथ में, वो गेम्स खेलते रहते हैं, उसी में उनका मन लगा रहता है, माँ अपना काम करती रहती है। तो इस तरह से एक दिन जब वो बच्चा खेल रहा था तो माँ ने उसके हाथ में पुस्तक दी, तो पुस्तक देखता रहा, कभी उसने पुस्तक देखी नहीं होगी, पुस्तक देखता रहा पलट के, और उसने माँ से बोला, माँ ये खुलती कैसे है, इसका पासवर्ड क्या है? तो इस तरह की आजकल की पीढ़ी है, इस तरह के आजकल के बच्चे हैं, पर हमें तो उनको सिखाना है, उनको महत्व बताना है पुस्तकों का, और हमें प्रोत्साहित करना है आगे उनको पढ़ाने का। अब इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जैसे कि आपने बोला मेरे पास एक दिन पहले पुस्तक आई थी तो मैं पूरा पढ़ नहीं पाई हूँ, लेकिन इस पुस्तक में जो तिवारी जी का व्यक्तित्व दिखता है वह एक सीधा सच्चा, बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत ही सटीक और सरल भाषा में लिखी हुई ये कहानियाँ हैं। बहुत ही दिल को छूने वाली कहानियाँ हैं, जैसे आपने बोला पढ़ने के बाद आंसू आ जाते हैं, ऐसे मार्मिक कहानियाँ उन्होंने लिखी हुई हैं, जिससे दो कहानियाँ तो मुझे बहुत दिल को छू गई मेरी। एक तो है बिट्टू का फैसला। क्या होगा बिट्टू का फैसला? जब माता पिता का तलाक होने वाला है तो एक बच्चे पे क्या असर होता है, कितना विचलित हो जाता है वो बच्चा। और जब एक जज पूछता है उससे कि आपका क्या फैसला होगा, तो बिट्टू पड़ गया था बहुत मुश्किल में कि मैं क्या बताऊं, और विचलित हो गया था। लेकिन आपको चौंका देने वाला एक जवाब उसने दिया, जो फैसला लिया बिट्टू ने, वो ये था कि मैं तो माता को, पिता को, मम्मी डैडी को रोज झगड़ते हुए देखता हूँ, तो मैं रहना चाहूँगा दादा दादी के साथ। तो यह एक सोचने वाली घटना है। ये हम लोग रोज देखते हैं घरों में आजकल जो होता है, लेकिन एक बच्चे के ऊपर क्या असर हो रहा है। और बिट्टू ने जो फैसला लिया वो एक बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा, मन को छू गया, हृदय स्पर्श कर गया ये पढ़ के ये कहानी। दूसरी कहानी वो पोस्ट मास्टर वाली भी है, जो कौन भेजेगा मुझे मनी ऑर्डर। अब आजकल तो मनी ऑर्डर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन एक दादाजी बैठे रहते हैं अपने पोते के साथ में, घंटी बजती है और एक पोस्ट मास्टर आता है और बोलता है, दादाजी आपके लिए मनी ऑर्डर आया है। अब ये दादाजी बहुत ही अचंभे में पड़ते हैं कि कौन भेजेगा मुझे मनी ऑर्डर, पैसा कौन भेजेगा मुझे, मैं ना किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ। तो वो बहुत ही संकोच में पड़ गए कि इसको मैं क्या करूं। लेकिन जब पोस्ट मास्टर बोलता है कि आपको इसको लेना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, तो वो स्वीकार लेते। 1000 रुपये थे शायद, वो लेके और जब जाने लगे तो पोस्टर ने बोला कि आपको कुछ संदेश लिखना हो तो इसमें लिख दीजिए, तो मैं उनको दे दूँगा। क्योंकि वो कह रहे थे मैं जानता नहीं हूँ किसने भेजा है, किशन लाल नाम था शायद। तो ये किशन लाल कौन है मैं जानता नहीं, और उन्होंने मुझे पैसे क्यों भेजे हैं। तो जब वो वापस उन्होंने संदेश भेजा तो कई दिनों बाद उनके पास एक चिट्ठी आती है और उसमें वो लिखते हैं कि मैं किशन लाल हूँ और शायद आप भूल गए हैं, कई वर्षों पहले, मेरे ख्याल से 40-50 वर्ष पहले, मुझे जब ज़रूरत थी, एक मैं गरीब बच्चा था, आपने मुझे 20 रुपये दिए थे उस ज़माने में। तो आज मैं सफलता से, मेरे पास पैसे आए हुए हैं और मुझे आपकी याद आई कि आप एक धर्मात्मा जैसे मेरे पास आए थे। उस समय कोई नहीं दे रहा था पैसे, लेकिन आपने मुझे 20 रुपये जो दिए थे, आज आप 1000 रुपये में आपको भेज रहा हूँ और आपने उसको स्वीकार लिया, तो एक बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। तो ये 2-3 कहानियाँ बहुत ही दिल को छूने वाली कहानियाँ हैं और बहुत सरलता से, बहुत सीधे भाषा, सरल भाषा में जो कहानियाँ लिखी हैं,
ये पढ़ने में ही आसान है और मन को छू जाती हैं, ऐसी कहानियाँ हैं। मैं फिर से तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इसी तरह की कहानियाँ आप जरूर लिखा करें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हम पढ़ते हैं। और हमारा कर्तव्य है कि ये पुस्तक हम लोग भी सब हम पढ़ें और आगे सबको भी पढ़ाएं, और इसी तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता रहेगा और एक जीवन शैली को हम आगे, जैसे हमारे संस्कार, हमारे परंपराएं, सबको आगे बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन आपकी पुस्तकें दे रही हैं। अंत में मुझे, मैं अंग्रेजी स्टूडेंट हूँ तो मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 2-3 लाइनें याद आ रही हैं। The woods are dark, lonely, dark and deep. The woods are lonely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. तो जैसे आपने बोला, लिखते जाना है, मीलों दूर तक जाना है, लिखते जाना है। हर साहित्यकार का यह एक कर्तव्य बनता है कि लिखते जाएं, और अंत तक इसका कोई अंत नहीं है। इसको माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने से पहले लिखते जाना है। सोने का मतलब है अंत होने से पहले लिखते जाना है। तो इसी तरह आप ऐसी तरह लिखते रहिए। मेरी सभी से सरस्वती का आपका आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर, और आपने सबने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। माता मैया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो कहानियाँ आपको रुला न सके, जो कहानियाँ आपको हंसा न सके, जो कहानियाँ आपको बदला न सके, जो कहानियाँ आपको रास्ता दिखा न सके, जो कहानियाँ आपको अपनी परंपराओं से रूबरू कैसे होना है ये सिखा न सके, वह कहानियाँ बना सके। और जैसा कि अभी बीच में श्री ब्रजेश मिश्र जी ने बताया, आदरणीय कुलपति जी ने बताया कि कहानी रुलाती भी है और हंसाती भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब भी बड़ी साथ है। मैं आग्रह करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी से, क्योंकि लक्ष्मी पांडे जी वह विदुषी है जिन्हें मैं बार बार सुनना चाहता हूँ और लगातार सुनना चाहता हूँ। और हकीकत बात यह है कि मैं जितना भी लिख रहा हूँ और मतलब जितना भी लिखने संभाल के लिखने की जो आदत जो है वह आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी से आई है। क्योंकि यदि ना श्री आर के तिवारी जी की दैनिक किताब की समीक्षा होती और ना ही मैं ठीक से लिख पाया। मैं आग्रह करूंगा कृपा पूर्वक कि वो आए और अपने प्रत्यक्ष आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मी सामने बैठे हुए मेरे इस नगर के, मेरे परिवार के सभी मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे लोग, आप सभी को मैं प्रणाम और नमस्कार करती हूँ यथायोग्य स्वीकार। पहले तो आप लोग मुझे डरा देते हैं लक्ष्मी पांडे ऐसी आलोचना करती हैं कि लगता है कि उसके बाद कभी उनको समीक्षा के लिए आलोचना की किताब दी ही नहीं जाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे बहुत, सबसे पहले तो मैं इस किताब के लिए तिवारी भाई साहब को बहुत आपकी सराहना कर रही हूँ और बहुत बधाई आपको, और उमाकांत भाई साहब को भी अभी बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे आपने यहाँ बोलने का अवसर दिया। अब मैं किताब की बात करूँगी कि इसकी आलोचना या समीक्षा, जैसे आप अभी कह रहे थे, उसमें आलोचना शब्द को कृपया आप नकारात्मक नहीं लें, क्योंकि आलोचना नकारात्मक शब्द नहीं है, यह साहित्य में सकारात्मक शब्द है। गद्य की 16 विधाएं होती हैं, उन 16 विधाओं में से 5 मुख्य विधाएं होती हैं और 11 गौड़ विधाएं होती हैं। उन 5 मुख्य विधाओं में जो कहानी, उपन्यास, निबंध और एक आलोचना भी है, नाटक और आलोचना। तो आलोचना का मतलब होता है आधन लोचन, लोचन यानी नेत्र, लोचन यानी नेत्र यानी आंखें, और आ यानी आना। आंखों के सामने जो चीज हमारे आती है उस चीज में जाहिर है कि हम मनुष्य हैं, तो उसमें हम कहेंगे जैसे ये कमरा मान लीजिए
मेरी आंख के सामने है, मैं कहूँगी कलर अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन दोनों थोड़ा गड़बड़ है, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये पंखे थोड़े ऐसे लगे। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि आंखों के सामने अगर आपके कोई रचना या कोई व्यक्ति आपके सामने आता है तो आप उसकी कमियां या उसकी अच्छाइयों को आप बताते हैं, वो भी किसी दुर्भावना के वश नहीं, सिर्फ ये कि इसमें ये चीज ठीक है और ये चीज हम उसकी गरिमा और उसके जो मानक है उस मानक के अनुसार उसमें से अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताना, यानी बुराई मीन्स अभाव, उनको बताना ये एक आलोचक का धर्म है। अगर हम आलोचक होते हुए उस चीज को नहीं बताएंगे तो हम अपने मतलब सरस्वती जी के साथ भी हमारी बेईमानी हो जाएगी और हमारे जो लेखकीय धर्म है उसके साथ भी हमारी बेईमानी हो जाएगी। इसीलिए बाकी उसमें कोई दुर्भावना नहीं रहती। और दूसरी बात कि अगर किसी लेखक की किताब में हम ये कहें कि जैसे मुझे याद आता है कि जो पहली किताब की आपकी आलोचना हुई थी, वो आलोचना को अब आप सकारात्मक अंदाज में लीजिए, और उसमें मुझे याद आता है कि मैंने ये कहा था और आज फिर मैं इस ग्रंथ के लिए भी यही कहूँगी कि वरिष्ठ साहित्यकार राजकुमार तिवारी जी के किसी भी संग्रह में, किसी भी किताब में खलनायक नहीं होता है। आपने देखा है कि उसमें कोई खलनायक नहीं होता, उसमें परिस्थितियां ऐसी नहीं होती कि जिससे आदमी बहुत भयभीत हो, टूटे, बर्बाद हो जाए, ऐसा नहीं होता। कथा बहुत स्मूथली चलती है। अब जो धीरे धीरे जैसे ये वाला ग्रंथ आया, उनका संग्रह आया है, उसमें परिस्थितियों का उतार चढ़ाव उन्होंने दिखाया, यानी कि अब वो कथा तत्व जो कथा के लिए आवश्यक तत्व होते हैं ना, कहानी के तत्व और उपन्यास के तत्व होते हैं, उन उपन्यास के तत्वों का अब वो ठीक पालन करते हुए ये सारी चीजें वो अपने ग्रंथ में लेकर आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है, क्योंकि ये आना जरूरी है। जीवन सीधी सड़क पर 4 लेन पर चलने वाली चीज नहीं है। किसी भी मनुष्य का हो, चाहे वो भिखारी का हो या किसी करोड़पति अरबपति का हो, राजा का हो, हमारे जीवन में सुख दुख, शाम और सुबह, खट्टा और मीठा, इन सारी चीजों का, दोनों तरह के भावों का समन्वय होता है। परिस्थितियों के उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं। तो जब हम कोई साहित्य रचना करते हैं, चाहे वो कहानी हो, उपन्यास हो, कविता हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम उसमें से केवल मीठा मीठा, केवल अच्छा अच्छा, केवल दिन ही दिन बताएं? उसमें भाई रात भी आएगी, उसमें कोई कड़वापन भी आएगा। इसी बात को मैंने उस पहले ग्रंथ में भी पॉइंट आउट किया था, अंडरलाइन किया था कि जो हमको अगर कहीं पर ऐसा लगने लगता है कि ये चीज काल्पनिक है, ये चीज यथार्थ से दूर है, तो वो यथार्थ से दूर होना या कल्पना की अधिकता होना, ये दोनों चीजें साहित्य रचना के मानक पर, पैमाने पर ये दोष के रूप में आ जाती है। और ये कोई मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम साहित्य रचना शुरू करते हैं तो उसमें से किसी न किसी तत्व की कमी होती है, और जो हम कहते हैं ना कि धीरे धीरे व्यक्ति मंचता है, धीरे धीरे परिपक्व होता है, तो वो चीज आती है। तो उस आलोचना को कभी भी नकारात्मक रूप में मत लीजिए। अगर हम ये कहें कि ये शब्द गलत आया है, ये भाषा ऐसी होनी चाहिए, ये वाक्य ऐसा हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाना तय किया था और उस हिसाब से वो लिखते थे। लेकिन उस समय में जितने भी भारतेंदु मंडल के लोग थे और उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, अनुवाद, ये सब कुछ लिखना शुरू किया, तो आप याद कीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी को, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इन सारे बड़े साहित्यकारों की उस खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई रचना का परिमार्जन किया, उन्होंने परिष्कृत किया, ये कहकर कि ये इसकी मात्रा ऐसी रहेगी, इसकी जगह ये शब्द ऐसा आएगा। और ये इसको अगर आप नकारात्मक, क्योंकि ये भी आलोचना है, देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही आलोचना जो विधा है उसका आरंभ होता है। आलोचना के माध्यम से उन्होंने कहा कि आपका वाक्य ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, भाषा ऐसी नहीं, ऐसी, मात्रा ऐसी लगेगी, शब्द ये आएगा। और ऐसा करते करते खड़ी बोली हिंदी को मानक भाषा हिंदी में, यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो आज हम बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उस खड़ी बोली हिंदी को मानक भाषा हिंदी बनाने का काम आलोचना विधा के द्वारा ही हुआ। और आलोचना उन्होंने सारे बड़े बड़े साहित्यकारों की होगी, लेखनी की, तो वो कोई नेगेटिव चीज नहीं है, बल्कि अच्छी चीज है। क्योंकि कबीर ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए, आंगन टूटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। तो अगर निंदा का तात्पर्य कि भाई उनकी तो भाषा सदुपड़ी थी, इसलिए उन्होंने आलोचक शब्द के लिए निंदक शब्द का प्रयोग किया।
लेकिन उनका तात्पर्य निंदक से मतलब वो जो समाज में आकर आलोचना शब्द नकारात्मक हो जाता है। जैसे समाज के लोग कहते हैं अरे उसको मत बुलाइए, उसकी आदत है वो हर चीज की आलोचना करता है। तो यहाँ आलोचना मतलब अगर किसी ने कहा कि इनकी बेटी इस तरह से नहीं, ऐसे कपड़े पहनती है, या इनके बच्चे ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज को वो नकारात्मक रूप में यानी आलोचना के नकारात्मक रूप में लिया जाता है कि ये ऐसा ही बोलते हैं, ये वैसा ही बोलते हैं। लेकिन कबीर का जो मत था वो निंदक के लिए आलोचक था कि अगर कोई आलोचना करता है तो उसको जानबूझकर अपने पड़ोस में आंगन में कुटी छुपाकर उसकी कुटिया बनाकर उसको रखो, क्योंकि उठते बैठते वो आपको टोकेगा। तो बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके चरित्र के सारे दोष धुल जाएंगे, आपका चरित्र निर्मल हो जाएगा, क्योंकि वो जब जब टोकेगा आप अपनी उस गलती को सुधारेंगे। इस तरह आप एक श्रेष्ठ चरित्र बन जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि गद्य साहित्य की 16 विधाओं में आलोचना सबसे महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है। अगर आलोचना ना हो तो ना कहानी श्रेष्ठ कहानी बनेगी, ना उपन्यास श्रेष्ठ उपन्यास बनेगा, ना नाटक श्रेष्ठ नाटक बनेगा। आलोचना बहुत आवश्यक है। हम हमारे जीवन में भी हमको श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए अगर हमको हमारे माँ बाप आलोचक की तरह ना बोले और हमारे गुरु अगर हमको आलोचक को आप नकारात्मक रूप में लेके सुधारक के रूप में लीजिए कि अगर वो हमें टोके नहीं, सुधारे नहीं, तो हम कैसे श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे। और साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य जीवन है, जो हमारा जीवन है वही साहित्य है। तो अगर हमको जीवन में श्रेष्ठतम बनना है तो हमें टोकने वाला चाहिए, तो साहित्य को भी श्रेष्ठतम बनाने के लिए आलोचक चाहिए। इसीलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना। अब दूसरी चीज ये सही है कि मैंने काव्य शास्त्र, जो शास्त्र पढ़ लेते हैं ना एक बार, उनकी आदत पड़ जाती है टोका-टाकी करने की। तो अब मैं मजबूर भाई मैंने 5 साल पढ़ा और लिखा उसमें, तो मुझे ये है कि अगर कोई चीज ऐसे आ जाती है तो वो फिर मुझे उससे बोले बगैर रहा नहीं जाता, तो मैं बोल देती हूँ। तो उसको आप, मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप इसको नकारात्मक ना लें और ये सोचें कि मैंने सिर्फ इसलिए कि अगली बार जब आप लिखेंगे तो अगर इस शब्द को आप सुधार लेंगे या इस वाक्य को आप ठीक कर लेंगे तो आपकी रचना और उत्कृष्ट हो जाएगी। इस दृष्टि से मैं टोक देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं भी अपने आप को भी टोकती रहती हूँ कि मैं अपनी रचना, या अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो मैं पहले अपने आप को एक थर्ड पर्सन की तरह अपनी रचना को पढ़ती हूँ कि कहीं मैंने ऐसा तो नहीं लिख दिया जो दूसरों की दृष्टि में आने के बाद भी खराब लगे या अमर्यादित लगे, या किसी असभ्य शब्द का प्रयोग तो मैंने नहीं कर लिया। मैं साहित्य सरस्वती का संपादन करती हूँ तो उसमें मैं ऐसी रचनाओं को बेझिझक लौटाती हूँ कि जिसमें वो लोग उत्तर आधुनिकता के नाम पर थोड़ा अश्लीलता को दोष ले आते हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि जब तक मैं जब तक संपादक हूँ तो मेरे संपादन में निकलने वाली इस पत्रिका में ये इस तरह के दोष वाली रचनाएं तो मैं नहीं छाप सकती, क्योंकि मैं चाहती, देखिए साहित्य, उपनिषद में साहित्य की परिभाषा है सवई हिताय, जो हित के साथ है वही साहित्य है। तो अगर हमें हित करना है समाज का तो हम उनको गलत शब्द या गलत वाक्य कैसे दे सकते हैं, है ना। जो हम चाहते हैं कि समाज ऐसा बने या समाज में ये होना चाहिए वही होगा, वही हमें देना चाहिए। तो जो हम समाज को बनाना चाहते हैं, जिस तरह का बनाना चाहते हैं, जैसी भाषा उनसे सुनना चाहते हैं, हमें उसी तरह का साहित्य देना चाहिए और इसके लिए टोका-टाकी और आलोचना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी बात, ये तो मैंने आपने मेरे ऊपर जो उंगलियां उठ रही थी, मतलब मैंने उसको नकारात्मक रूप में नहीं लिया, आप लोग सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं आपके मन से वो चीज निकालना चाहती थी कि उसको नकारात्मक मत लीजिए। अब मैं आज की किताब पर आती हूँ। आज की किताब है इसकी किस्मत कौन जाने। मैं तिवारी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि तिवारी जी बहुत ही जमीन से जुड़े हुए और ठेठ भारतीय रचनाकार हैं, और मैंने इसकी भूमिका, या आप कहेंगे समीक्षा इस फिल्म की, ये मैंने लिखी है उसमें, और उसमें मैंने एक शब्द का प्रयोग किया है, आत्मीयतापूर्ण। उनकी हर रचना आत्मीयतापूर्ण है, यानी जो चीज हम अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास जिन समस्याओं को हम झेल रहे हैं, अपने घर में हम जो भोग रहे हैं, मनुष्य होने के नाते हर प्रकार की चीजें हमारे सामने आती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने तो ये कभी देखा ही नहीं, हमने तो ये कभी सुना ही नहीं। हम जानते हैं कि वृद्धों के साथ, माता पिता के साथ बच्चे कभी कभी कैसा व्यवहार कर देते हैं, एक रिटायर्ड पर्सन की लाइफ कैसे होती है, एक स्त्री के बारे में आज भी देखिए 21वीं सदी में भी होते हुए आज भी हमारा समाज स्त्रियों के बारे में सोचते हुए इतना क्रूर हो जाता है, इतना संकीर्ण हो जाता है कि मुझे कहते हुए बड़ी लज्जा आती है कि आज भी हम
समाज को ऐसा नहीं बना सके कि कोई स्त्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। अभी रेणु पर एक कार्यक्रम हुआ था, आपने सुना रेणु पर, तो मैंने वहाँ एक उपन्यास की बात की थी, मैला आंचल, उनका एक उपन्यास है, आपने नाम सुना होगा उसका। मैला आंचल उपन्यास में एक कोठारी है, उसका नाम भी लक्ष्मी दासिन। तो वो लक्ष्मी दासिन जो मठ में रहती है, वो मठ के जो गोसाई लोग हैं वो उसका शारीरिक शोषण करते हैं। वो बोलती है लक्ष्मी दासी कि स्त्री तो भगवान के संरक्षण में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। ये रेणु जी ने लिखा कि स्त्री भगवान के संरक्षण, क्योंकि वो तो भगवान का मंदिर है, वहां मठ है, लेकिन वहां रहते हुए भी, यानी जो साध्वी है, जो गोसाइन है, वो भी वहां सुरक्षित नहीं रह सकती। तो इस पर चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा अगर आज रेणु जी जिंदा होते या अगर उनका कोई परिवार का सदस्य यहाँ बैठा होता तो लज्जा से वो भी सिर नीचा करता। किस जमाने में मेरे पिता ने ये बात लिखी थी, मैला आंचल किस जमाने में लिखा गया उपन्यास है, उस जमाने में भी स्त्री ने ये कहा कि भगवान के संरक्षण में भी कोई स्त्री सुरक्षित नहीं रह सकती। और आज की डेट में, आज अगर आप कहें कि 23 मार्च 2025 है, आज की डेट में भी स्त्री कहेगी कि हाँ, वो भगवान की संरक्षण में भी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो हमारी पढ़ाई लिखाई, सभ्यता और संस्कृति का क्या, हम किस प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह से सभ्य और संस्कृत हो रहे हैं, और किस तरह से हम ये डंका पीटते रहते हैं कि स्त्रियों को हमने, भाई कानून बने ठीक है, लेकिन उन कानूनों का किस तरह से उपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, कौन उसको कितना मानता है, तो न्याय घरों के जहाँ न्याय मिलता है उनके न्यायपालिकाओं का क्या हाल है, ये सब हम देख रहे हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये कहना पड़ता है कि भाई किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कौन जाने। जो साहित्यकार यहाँ लिख रहे हैं वो हम भी कह सकते हैं कि हम चाहे पढ़ लिख लें, हम चाहे जितना पुरुषार्थ करें, हम चाहे जितना जिसकी सुरक्षा करें, सुरक्षित रखने का प्रयास करें, लेकिन जिसकी किस्मत में जो दुख जो सुख लिखा होगा वो उसको मिलेगा। अब मैं इसके मूल तत्व पर आ जाती हूँ कि भारतीय समाज कर्म प्रधान, यानी गीता के कर्म योग पर चलता है, और हम सभी कर्मठ हैं, हम मानते हैं कि कर्म प्रधान होना चाहिए, लेकिन अंत में हम सब कर्म करते हुए भी ये मानते हैं कि 99% कर्म पर 1% भाग्य ही बनी होता है ना, ये चीज। और इसके लिए कितनी तमाम पंक्तियां हम लोग कि कह मुनीस हिम्मत सुनो, कोई न मेटन हार, देव धनुष नर नाग सुर, जो विधि लिखा मिला, कि जो विधाता ने भाग्य में लिख दिया उसको कोई मेट नहीं सकता। वही मासा घटे न तिल पड़े, जो विधि लिखा मिला, ये एक पंक्ति है। और वो न च विद्या न च पौरुषम, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, ये पंक्ति भी हम लोग की जबान पर रहती है हमेशा। क्यों? क्योंकि कर्म करते करते अंततः हम इस जगह पर आ जाते हैं कि हमें ये मानना पड़ता है कि हम कर्म कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन मिलेगा वही जो भाग्य है। और आप देखते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर ने सचमुच एक नाटक की तरह रचा हुआ है, एक खेल है, यानी वो इस तरह खिलवाड़ कर रहा है हमारे साथ कि हमारे सामने विसंगत पंक्तियां कि आप कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी बनो, उसके बाद भाग्य में जो लिखा होगा वो मिलेगा। फिर जिसने जो अभी नई उम्र का है, जिसने कर्म किया नहीं उतना ज्यादा, जो अभी चीजों से परिचित नहीं है, उसको वो कुछ मिल जाता है जो हम कहने लगते हैं अरे देखो अभी तो ये जानता ही नहीं था, अभी से इसको इतना अच्छा मिल गया, इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई, 25-26 साल की उम्र में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। एक व्यक्ति होता है जो 60 साल का हो जाता है, गेस्ट फैकल्टी और दिहाड़ी मजदूरी करता रहता है, कहीं भी किसी भी कंपनी में खूब पढ़ा लिखा रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। तो हम ये अंत में जाकर हमारे पास यही चीज आती है कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च। तो ये सही है। और इन्हीं सारे खेल, मैं आजकल खेल ही कहने लगी हूँ, ईश्वर के प्रति मेरा भी दृष्टिकोण कुछ ऐसा ही हो गया है कि भाई आप खेलिए, हम सब आपको खिलौने के रूप में मिले हैं बहुत अच्छे, आपके आज्ञाकारी, आपने कहा ये करो हम करेंगे, आपने कहा वो करो हम करेंगे, आपने पाप कर्म की तरह भेजा हमने किया, बाद में आपने उसका दंड दिया, हम कुछ नहीं कह सकते, करवाने वाले आप, दंड देने वाले भी आप। तो ये सारी चीजें जो हम एक जमाने में पढ़ा करते थे कि ये पूरी दुनिया जो है एक रंगमंच है और हम सब नाटक करने के लिए, अब लगता है वाकई हम जो करते हैं अपने जीवन में वो एक प्रकार का ऐसा नाटक है जो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। क्योंकि
क्योंकि हम अकर्मण्य रह नहीं सकते, वरना लोग कहेंगे तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कुछ लिखा था, तुमने कोई कर्म किया नहीं, कैसे मिल जाएगा। फिर लोग कहेंगे अरे तुमने तो इतना किया लेकिन तुम्हारे भाग्य में नहीं था, तुम इसलिए नहीं मिला। भाई दोनों तरफ चलते हैं आप लोग, और दोनों चीजें हम भी जानते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारा जीवन विसंगतियों और विडंबनाओं से भरा हुआ है। इसके बीच में साहित्य का सहारा लेकर हम अपने समानांतर एक जीवन रचते हैं कि इस पर हमारा अधिकार है। आपने हमारा जीवन रचा, उस पर आपका अधिकार था, आप जो चाहे हमसे करवाते हैं, लेकिन ये साहित्य हमारी रचना है और इसमें हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। तो हम उसमें जो नई नई चीजें लाते हैं कि समाज को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए, ये उसने किया था इसलिए गलत है, रावण ने ऐसा किया था इसलिए गलत है, उसको इस तरह चलना चाहिए था जैसा रावण ने। ये सारी चीजें जब तुलसीदास से लेकर आज तक हम सब छोटे, चाहे मैं हूँ चाहे तिवारी जी हूँ, चाहे हम सब जो कुछ भी हम लोग लिखते हैं वो हमारी रचना है और हम सब ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं जिसमें भाग्य लिखा है। लेकिन हम अपनी रचना पर नियंत्रण करके और उसमें वह दिखाते हैं कि संसार को ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस किताब में जो उन्होंने लिखा, आपने जो कहानियाँ लिखी हैं, जैसे एक है मजबूर मानवी, है ना, और ये बिट्टू का फैसला, ये सारी कहानी, कुंडली कहानी, इन सारी कहानियों में आपने भाग्य को स्थापित करने का प्रयास किया। कर्म को आपने छोड़ा नहीं कि मनुष्य को कर्मठ रहना चाहिए, लेकिन भाग्य ही बलवान। और जब हम इस तरह की सोच को लेकर आगे चलते हैं तो हमारे सामने आप खुद समझ गए होंगे कि जब आप ये सोचेंगे कि भगवान के हाथ में चित भी है और पट भी है ना, चित भी मेरी और पट भी मेरी, आप ऐसा भी करो और ऐसा भी करो, तो वहां पर जाकर हम थोड़ा मजबूर हो जाते हैं और अपनी उसी मजबूरी को हम दरकिनार कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, और आपके पैरेलल एक श्रेष्ठ संसार हम रच सकते हैं। रचने की योजना हमारे अंदर है, जो आपने किया वो गलत है, उसको इस तरह होना चाहिए। ईश्वर के सामने ये प्रतिष्ठित करने के लिए मनुष्य जब रचनाकार बनता है तो ईश्वर भी उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। इसलिए साहित्यकार की तुलना ब्रह्म से की गई है कि जो साहित्यकार है और जो माँ है, माँ भी बच्चे को जन्म देती है और वो ब्रह्मा की प्रतिनिधि बनती है। और इसी तरह हम जो साहित्य रचना करते हैं हम भी ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि हम भी सृष्टि रचते हैं, हम भी रचना करते हैं और अपनी रचनाओं में हम एक नई दुनिया, एक नया विधान रच देते हैं कि हमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो इसके बारे में अब ज़्यादा जितनी भी हम बातें करें तो वो दार्शनिक होती चली जाएंगी, तो मैं समझती हूँ कि ये दार्शनिकता की बातें और ज़्यादा करने का इतना अवसर तो नहीं है। आपकी रचनाएं निरंतर परिष्कृत हो रही हैं और आप जो कहते हैं अपनी रचनाओं में वो काल्पनिक नहीं, और किसी भी रचना के लिए शास्त्रीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण गुण होता है और वह है कि उसमें काल्पनिकता ना हो, उसमें यथार्थ को प्रस्तुत करते हुए आप 5-10% काल्पनिकता दे सकते हैं, लेकिन वो काल्पनिकता यथार्थ को विकृत करने वाली नहीं होनी चाहिए। कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि उस कहानी को वो सपोर्ट करे, कहानी ना बन जाए। तो इस तरह से समाज के यथार्थ को जैसा कि वैसा आपने प्रस्तुत किया बड़ी अच्छी भाषा में, और लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि गुंजाइश अभी भी है, शब्दों और वाक्यों को परिष्कृत होने की जरूरत अभी भी है। लेकिन जिस तरह से आपने इस कथा तत्व के, आपने रचना के तत्वों के बाकी चीजों का परिष्कार किया है और जिस तरह आप आगे बढ़े हैं वो बिल्कुल प्रशंसनीय है। आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं और आप वाकई वरिष्ठ साहित्यकार हो गए हैं भाई साहब। मुझे आप इसलिए आप कभी क्षमा करेंगे मेरी बातों के लिए, क्योंकि मैं एक एकेडमिक दृष्टि से करती हूँ जो मेरा करना बहुत मजबूर है, क्योंकि अगर मैं टीचर हूँ या अगर मैं आलोचक हूँ तो मेरा ये सब उसमें से कमियां बताना बहुत जरूरी है। मैंने इसके पहले भी आपको एक बार एक उदाहरण बहुत अच्छा मानती हूँ, मैंने आपको बताया था। विजय बहादुर सिंह जी को आप सब जानते हैं, भोपाल में, उनकी भीमपेट का एक खंड काव्य है उनका। उस खंड काव्य में इतना सुंदर खंड काव्य है, आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उसमें उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया था कि वो झांसी में मुलाकात हुई उनकी, तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत सारे लोगों ने इसकी समीक्षा लिखी है लक्ष्मी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम इसकी समीक्षा
समीक्षा करें। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने आई पढ़ी मैं, तो उसमें 4 पेज बीच के ऐसे थे जिसमें उन्होंने 4 पेज में लगभग 7 बार या 6 बार जवानी शब्द का प्रयोग किया था। तो वो मुझे खटक रहा था कि आप अगर भीम के बारे में लिख रहे हैं, महाभारत काल के बारे में अगर आप लिख रहे हैं, तो आप जवानी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो शब्द हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत अच्छा पुलाव खा रहे हैं और कुछ में कम कर रहे हैं। उसको मैं पढ़ रही हूँ, वो अजीब लग रहा है, फिर पढ़ रही हूँ, फिर अजीब लग रहा है, एक बार में 6 बार आ गया वो शब्द। तो मुझे लगा कि नहीं, इस शब्द को नहीं प्रयोग करना चाहिए था, क्योंकि ये रस भंग करता है। जहाँ भी अनुचित भी हो जाता है वहाँ रस भंग हो जाता है, और रस भंग होता है तो आप कथा से कट जाते हैं। तो मैंने उनको समीक्षा में ये लिखा कि सर बहुत अच्छी आपने पुस्तक लिखी है, लेकिन अगर आप जवानी की जगह यौवन शब्द का प्रयोग करते तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यौवन शब्द भीम के लिए या किसी भी पांडव के लिए आप यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो यौवन शब्द ही वहां पर उचित होगा, आप जवानी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये अब देखिए, वो तो बहुत बड़े हैं मुझसे, हम सभी से बड़े हैं, तो लेकिन उनको ये लिखना क्यों जरूरी था? अगर मैं नहीं लिखती तो वो मुझसे कहते कि तुमने क्या पढ़ा है काव्य साहित्य में, बोल भी सकते थे कि अगर तुमने भी इस कमी को नहीं पकड़ी, अगर इस गलती को तुम भी नहीं पकड़ पाई, जिसको मतलब तुम भी वो जो एक चलता है कि मुंह देखी बात करना या आप किसी को प्रसन्न करने के लिए कह देना, तो ये एक प्रकार की हमारी एकेडमिक मजबूरी और साहित्यिक मजबूरी हो जाती है कि हम आलोचना को ईमानदारी के साथ करें। मैंने वही किया। इस किताब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारी कहानियां बहुत आत्मीयतापूर्ण, यानी कि मन से, जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। इसलिए जो ब्रजेश जी ने कहा, ब्रजेश जी तो हमारे दामाद हैं और हमें बड़ा गर्व है कि वो इतने बड़े गायक हैं और राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। तो मैं उनको खुद आशीर्वाद देती हूँ और मैं सोचती हूँ बहुत तरक्की करेंगे, क्योंकि वो इस योग्य है कि उनको जो वो चाहे वो उनको मिलना चाहिए। तो आपने भी जैसे कहा कि हर कहानी को पढ़ने के बाद आंसू आ गए, उसमें मन इतना लग गया, तो मुझे पंडित राज जगन्नाथ जी याद आ गए, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द कि जो शब्द जिस शब्द का अर्थ हमारे मन को रमा ले, जिस अर्थ में हमारा मन रम जाए, वो शब्द साहित्य है, वही काव्य। पहले काव्य को ही साहित्य कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में गद्य नहीं था, गद्य नहीं था तो काव्य को, शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र कहते थे। इसलिए ये परिभाषा जगन्नाथ जी ने इस तरह लिखी कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, कि जिस शब्द में मन रम जाए, जिसके अर्थ में मन रम जाए, उसी को हम साहित्य या काव्य कहेंगे। यानी वह मन को रमा रहा है, वह हमारा हित कर रहा है। जिससे आप कुछ सीखते नहीं, वो साहित्य नहीं है। हर साहित्य में, हर रचना का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक शिक्षा होनी चाहिए कि जब उसको आप पढ़ें तो वो आपके मन में कहीं कोने में बैठ जाए और हर बार आपको टोकती रहे और आप उससे कुछ सीख जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो रचना सार्थक होती है और आपकी हर कहानी सार्थक है। इसलिए मैं कहूँगी कि भले ही भाषा में अभी 80% या 70% ही कहूँगी कि भाषा में परिष्कार हुआ है, थोड़ा और सुधारने की जरूरत है, लेकिन जो आपने भाव और जो तथ्य आपने दिए वो अद्भुत। बहुत सारे परिष्कृत लिखने वाले बहुत वरिष्ठ साहित्यकारों से भी कई बार आप आगे बढ़ रहे हैं इस रचना में, ये मैं कहना चाहूंगी और बहुत मन से कहना चाहूंगी। और आप सभी लोगों ने मुझे बहुत मन सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और फिर आज कुछ ऐसा वैसा हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन यहाँ से डॉक्टर लक्ष्मी पांडे जी के वक्तव्य थे। हमारे सामने श्यामा शुक्ल की सभी बैठी हुई है, देश की बहुत बड़ी हस्ती है। मैं हमेशा आपको टोकता हूँ और जिस तरह जिन शब्दों में प्रयोग करता हूँ करता हूँ, क्योंकि मुझे सुनने का शौक है। आपसे मुझे शब्द मिलते हैं, यही एक कारण है कि मैं अपनी बात रखता हूँ। और हकीकत बात तो यह है कि आलोचना से अच्छा और आलोचना से बड़ा कोई कहना होता ही नहीं है। आलोचना चूंकि इसकी व्याख्या हो चुकी है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ यदि आपको कोई चीज तराश सकती है वह सिर्फ आलोचना है, आलोचना के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। मैं बुलाना चाहूंगा, सब तो हो गए, हाँ, तो अब आग्रह है मेरा, श्री आज पुस्तक इसकी किस्मत
कौन जाने के लेकर से के हमारे अतिथि हैं, उनको स्मृति चिन्ह का सम्मान देने से पूर्व श्री विनोद तिवारी जी को बोलना चाहूंगा तो बधाई पत्र देना चाहूंगा। श्री विनोद तिवारी जी हैं और बधाई। जैसा कि आदरणीय विजय जी और आदरणीय नीलमा जी ने कहा है कि आज का ये शीर्षक है किसकी किस्मत कौन जाने। तो अधिकांश शामिलों के कार्यक्रम में मेरे लिए कोई छोटा डायट दे दिया जाता था, लेकिन आज ऐसा शायद नहीं हो पाया। लेकिन मेरी किस्मत देखिए आप कि मेरे पिता तो आदरणीय चाचा श्री रघु ठाकुर जी वो आज पटना में है, उनसे मेरी प्राय रोज बात होती है। उनको बताना पड़ता है कि यहाँ सब कैसा है और आज कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आदरणीय तिवारी जी के प्रति उनका बहुत स्नेह है और उन्होंने फिर हमको व्हाट्सअप किया, बोले तुम इसका प्रिंट आउट निकाल के वहाँ जाके इसको तुम्हें वाचन करना है। तो ये मेरी किस्मत देखिए आप, ये शीर्षक आज मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। श्री तिवारी जी निरंतर साहित्य रचना के कार्यक्रम कर रहे हैं। उनके पूर्व के उपन्यास करमजली ने सभी पाठकों से काफी प्रशंसा अर्जित की थी। उनकी 9वीं पुस्तक इस कथा संग्रह के रूप में आई है। उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आज प्रिय विनोद ने सूचना दी, मैं पटना में लोहिया जयंती के कार्यक्रम में हूँ, अतः पहुंचना संभव नहीं है। यदि मैं सागर में होता तो इस अवसर पर सहभागी बनने में बहुत खुशी होती। श्री तिवारी जी स्वस्थ रहें और निरंतर लेखन कार्य करते रहें। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। रघु ठाकुर, पटना, 23/3/2025। धन्यवाद। अब श्री डॉक्टर विनोद तिवारी जी हैं, जिन्हें अब इनका कारोबार इनका शुरू हो गया है। गर्मी शुरू हो गई है और 5 तारीख से रेलवे स्टेशन पर फ्री जल की व्यवस्था है और जितने भी यात्री हैं उन सबके लिए विनोद तिवारी द्वारा जल की व्यवस्थाएं की जरूरत पर हो गई है। मैं नया दौर के संपादक काशीराम आदरणीय अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेकर एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं। श्री काशीराम नेगवाल जी तो शब्द कुछ कहना चाह रहे हैं। आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा अभी तिवारी जी ने दैनिक नया दौर का उल्लेख किया था अपने वक्तव्य में, तो मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि तिवारी जी हमारे एक ऐसे चैनल हैं कि वहाँ से हमारे अखबार के लिए बहुत सामग्री पूरे देश से आती है और हमें भेजते हैं। और क्योंकि संपादक होने के नाते देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मगर इनके द्वारा भेजी गई सामग्री को मैं थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ और प्रकाशन के लिए आगे बढ़ा देता हूँ। तो आप लोगों से निवेदन है, कुछ भी साहित्य के क्षेत्र में आप लोग जो भी लिखते हैं, किसी भी प्रकार की, छोटा अखबार है अपना, सागर से प्रकाशित है, आपका अपना है, तिवारी जी बहुत जानते हैं संबंध में, तो जरूर हमें सेवा करने का मौका दीजिए। मेरे एक घटना है, ये भावना को मेरे दिल में आई। 72-73 में जब मैं रसछंद अलंकार पढ़ रहा था तो हमारे मास्टर साहब बार बार इस बात पे बोलते, रस का परिभाषा बोलिए। तो आप सभी जानते बोलने लगते, कोई भूल जाता था। वो कहते थे नहीं, सहृदय के हृदय में ये देख कर वो होकर ये जो विचार उत्पन्न होते हैं, जब वो सहृदय वाले शब्द को बार बार हम लोगों के दिलो दिमाग पर बैठाना चाहते थे, तो एक सवाल पैदा हुआ कि सहृदय का विरोधी भी क्या मनुष्यों में होते हैं। उस सवाल का तो आज तक मुझे जवाब नहीं मिला, मगर सहृदय
जरूर हो गया। धन्यवाद, स्वागत है आपकी सभी। बिल्कुल बताइए। नहीं नहीं हम नहीं बोला ना कि हम नहीं है वहाँ। आपने कहा कि अभी तक जवाब नहीं मिला, नहीं मिला, क्योंकि ये चीज़ तो हाँ अभी भी आती है सहृदय के वहाँ पर। सहृदय का मतलब तो अगर आप ऐसे सामान्य देखेंगे तो हृदय सहित हो जाएगा, तो हृदय सहित तो हम नहीं भाई मनुष्य हैं तो। लेकिन सहृदय का मतलब होता है मानवीय संवेदनाओं से युक्त। इस शब्द का काव्यशास्त्री और साहित्यिक अर्थ है मानवीय संवेदनाओं से युक्त। अब वो अगर मानवीय संवेदनाएं कौन सी है? जो मूल संवेदना जिस पर सृष्टि, जिस पूरा संसार जिस मूल भावना से बना है वो है प्रेम। हर मनुष्य के अंदर जो अभी 10 रस, पहले 9 रस थे, 10वां रस वात्सल्य रस को मान लिया गया है। ये सारे 10 रस हम सबके हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं। और हमारे अंदर 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का जो अनुपात होता है, यानी हम अपनी शिक्षा के द्वारा, हमारे परिवेश के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा जो हमें संस्कार दिए जाते हैं, तो उसमें अगर हम सतोगुणी हैं, सतोगुणी मतलब कि जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो सच बोलता है, जो सभ्य है, जो संस्कृत है और जो सकारात्मक है। तमोगुणी का मतलब कि जो अज्ञानी है, असभ्य है, फूहड़ है, जो क्रूर है, जो जिसके मन में दया इत्यादि भावनाएं नहीं है। और रजोगुण का मतलब कि जिसके अंदर सतोगुण तो है लेकिन उसके साथ साथ उसी बराबर की मात्रा में रजोगुण यानी वीरता के, ओज के भाव है कि वो कहीं भी अन्याय होते देखेगा तो वो उसका प्रतिकार करने के लिए उठ खड़ा होगा। जैसे एक होता है ना ब्राह्मण, तो पंडित जो है वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके शास्त्रीयता के माध्यम से वो लोगों को शिक्षित करेगा, लेकिन वो लड़ नहीं सकता, यानी वो सतोगुण प्रधान है, उसके अंदर रजोगुण की मात्रा बिल्कुल कम है और तमोगुण की, ये तीनों रहते हमेशा, इनकी मात्रा कम रहती है, इनको हमें कहाँ उपयोग करना है। लेकिन रजोगुण वाला जब पढ़ता है तो वो अपने काम की चीजें, यानी वो शास्त्र पढ़ लेता है जो उसको श्रेष्ठ मनुष्य बनाए, लेकिन वो शास्त्र भी पढ़ता है कि जिसमें वो मनुष्य के ऊपर अगर कोई आफत आती है तो वो तलवार लेकर खड़ा हो जाता है, जैसे क्षत्रिय लोग, राजा लोग, ये लड़ने के लिए चले, इनके अंदर रजोगुण होता है। अब इन 3 गुणों के आधार पर ही हमारे अंदर वो संवेदनाएं, जिनको मैंने कहा रस ही भाव है, वही हमारी संवेदनाएं हैं। तो जब हमारे संस्कार के अनुरूप हमारे कुछ सतोगुण या रजोगुण या तमोगुण के अनुपात के अनुरूप जिस चीज की मात्रा हमारे अंदर ज्यादा होगी, यानी अगर सतोगुण है हमारे अंदर और तो हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा, धर्म, दान, संयम, धैर्य, ये सारे जो मानवीय गुण हैं वो हमारे अंदर ज्यादा उपस्थित रहेंगे। और इस तरह हम किसी को भी कभी दुखी नहीं देख सकते, हम दूसरों को देखकर भावुक हो जाते हैं, हम परदुख कातर, परदुख कातर शब्द जो सहृदय के साथ आता है वो ये भी कि अगर आप सहृदय हैं, यानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त हैं, आपके अंदर भाव हैं, आपके अंदर रस है कि आप दूसरे के दुख को महसूस कर सकते हैं, तभी आप उस रचना को समझ सकेंगे और उसके सुख दुख से परिचित हो सकेंगे। तो ये तभी हो सकता है जब आप परदुख कातर हो। परदुख कातर यानी पर यानी दूसरा, दुख यानी दूसरे का दुख, और कातर यानी दुखी हो जाना, कि दूसरे के दुख में उसी शिद्दत के साथ दुखी हो जाना परदुख कातर होना कहलाता है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर परकाया प्रवेश का गुण हो। ये भी एक शब्द आता है कि परकाया प्रवेश यानी दूसरे के हृदय में जब आप अपनी संवेदनाओं के साथ प्रवेश करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वो भूखा है तो उसको कितना कष्ट हो रहा होगा, मैं भूखा था तो मुझे कितना कष्ट हो रहा था, उस बेचारे को बहुत कष्ट हो रहा होगा, वो भूखा है। यानी ये परदुख कातर होने का और परकाया प्रवेश का, हर साहित्यकार के लिए ये सारे शब्द बहुत जरूरी हैं। अगर वो परदुख कातर है तो वो परकाया प्रवेश करेगा और वो उसी शिद्दत से दुखी होगा, उस शिद्दत से उसको सुख और दुख को अनुभव करेगा, तब वो सही साहित्यकार होगा। क्योंकि वो रचना, भाई मैं आपके दुख का वर्णन अपने कहानी में कर रही हूँ, तो मुझे जब तक पता नहीं होगा कि आपका दुख कैसा और कितना है, कितनी मात्रा में, तब तक मैं उसको अच्छे शब्द कैसे दे सकती हूँ। तो परकाया प्रवेश के द्वारा आपके दुख को मैंने अपना बना लिया और अब मैं अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दे रही हूँ, ये मेरी परदुख कातर है, ये मेरा सहृदय होना है। सहृदय यानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त, और मानवीय संवेदनाओं पर ही हमारी भारतीय संस्कृति टिकी है। भाई साहब, जो मनुष्य का मनुष्य होना, ये एक छोटा सा 2-4 मिनट आपके और ले लूंगी क्योंकि बात पूरी होना जरूरी है। एक मनुष्य सिर्फ मनुष्य जैसे शरीर से ही मनुष्य नहीं होता है,
हमने शिक्षा प्राप्त की, उतना ही हमारे मन की वो संवेदनाएं धारदार होगी, उतने ही शिद्दत से हम दूसरे के सुख दुख अनुभव कर सकेंगे। और अगर हम पढ़ लिख रहे हैं, भाषा अच्छी है, तो हम साहित्य के जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इस तरह चाहे श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, चाहे दर्शक हो, उसका सहृदय होना यानी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ना जरूरी है। एक अच्छा मनुष्य ही होना साहित्यकार होने की पहली शर्त है। अगर आप अच्छे मनुष्य नहीं है तो आप एक अच्छे साहित्यकार हो नहीं सकते। तो और साहित्यकार हमेशा प्रगतिशील भी होता है और शास्त्रानुसार चलता भी है। क्यों? क्योंकि हम वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं तब हम लिखते हैं कि इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब हम प्रगतिशील आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की बात सोच रहे हैं। एक मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य और एक संसार को श्रेष्ठ संसार, एक समाज को श्रेष्ठ समाज बनाने के लिए हम लिख रहे हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सहृदय से। अगर मानवीय संवेदना है तो समाज, और नहीं है तो ना तो आप हमारी बात समझेंगे, ना आप जो लिख रहे हैं वो लिखने का कोई काम का होगा, और ना ही आप एक राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र बना सकते हो, समाज को अच्छा समाज, ना आप अच्छे माता पिता हो सकते हैं, ना अच्छे नागरिक हो सकते हैं, कुछ नहीं। इसलिए मनुष्यता जो है उसकी वो सहृदयता से जुड़ेंगे। अंत में मैं करूँगा आदरणीय श्री आगे तिवारी द्वारा अतिथियों को इस चिन्ह और सम्मान प्राप्त है। लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ कि चाय का समय है, चाय हो जाए उसका बात कर सकते हो। और आदरणीय संतोष पाटिल जी हमारे सामने हैं, उनसे भी अपना करूँगा कि कार्यक्रम के आभार हेतु आप जरूर यहाँ पर आ जाइएगा सम्मान का साथ। तो ज़्यादा अच्छा कोई नहीं है। तुम भी आ जाओ पास में। हमारे आदरणीय श्री ब्रजेश मिश्र जी का सम्मान करें। स्मृति है हमारी तरफ से, इसकी किस्मत शाम लोग जो लड़का, 3 लड़के थे, एक रखवाली कर रहा था, दूसरा प्रस्तुतियां लेके आया था, तीसरा जो है रात की भूमि पर होकर बैठा था। ये दरअसल विक्रम विद्या बनी है। उस कहानी में अर्थ था कि लड़की जो है या उनकी वजह किससे शादी करेगी, तो मैं दे देती हूँ इस कहानी, मैंने सुनी नहीं है, पर आपने जो कहानी व्यक्त की है उसका उत्तर मेरे पास है। अगर आप कह रहे हो उस कहानी के अंतर्गत कि एक लड़की के लिए एक लड़की की शादी का रिश्ता आया था, है ना, 3 के शादी, लड़की किसी कारणवश मर गई, है ना, विक्रम पिता की कहानी, और उसमें पता चलता है कि एक व्यक्ति ने जब लड़की की चिता जल गई थी उसने उसकी जान दे दी। आप उसका बताइए कहानी का साथ क्या है। एक वक्त 3 लड़के गए थे, एक अस्थियां लेके गया था, एक ने उसकी चिता की राख अपने लपेट ली थी, और एक जो है रखवाली कर रहा था। लड़की जब जीवित होती है, प्रसव जीवित हो जाती है, तो बड़ी आश्चर्य, फिर उसके बाद
बाद उसके दिमाग के अंदर आता है कि मैं अब किससे शादी करूँ। ये सवाल करता है बेताल विक्रम से कि बोल विक्रम इसका उत्तर क्या होगा। तो विक्रम जवाब देता है कि जो अस्थियां लेके आने वाला है और जो मृत संजीवनी देने वाला है, यानी वो जन्म रहता है और जन्म रहता है तो लड़की पिता से शादी कर नहीं सकती। और जो व्यक्ति रखवाली कर रहा था तो रखवाली करने का उत्तरदायित्व होता है भाई का, तो भाई से भी शादी नहीं कर सकती। और जिस व्यक्ति ने उस रात को धूनी समझ के अपने शरीर में लपेट लिया था और उसी की चिता के पास बैठा रहा हो तो वह उसका प्रेमी था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। साहित्यकार तो है नहीं, बड़ी बड़ी बात है, हम लोगों को समझ में आ रही है। बस मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथि, सामने बैठे हुए सभी लोकवांजन, आप सभी के हृदय में विराजेंद्र ईश्वर को मेरा सादर नमस्कार। और एक सूचना भी मुझे आप सभी लोगों को देना है कि 25 मार्च को वृंदावन बाग मठ में शाम को 5 बजे से डॉक्टर मनीष झा की पुस्तक अभी विद्या उससे ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, उनकी द्वितीय संस्करण, तो उसमें विमर्श कार्यक्रम है वृंदावन बाग मठ में शाम को 5 बजे 25 तारीख को 25 मार्च को शाम को 5 बजे। और अब मैं अपना काम करता हूँ। आज का तिवारी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहली पुस्तक के बाद जो वाकई में बहुत निराश थे और इन्होंने अगली पुस्तक में मेरा थोड़ा सा जिक्र भी किया था और मैंने इनसे ये कहा था, मैंने कहा आपकी पुस्तक हिट हो गई है, देखो कितनी बड़ी आलोचना हुई उसकी, है ना। तो उसके बाद जो है आज की जो मुख्य वक्ता थी हमारी माननीय लक्ष्मी जी, मैं उनकी हमेशा से तारीफ कर रहा हूँ और मैं उनके उसका मैं कायल हूँ, मैं उनके बोलने का और उनके शब्दों का, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके सामने किसी भी चीज की समीक्षा करते समय व्यक्ति नहीं होता, केवल पुस्तक होती है और उनको जो ठीक लगता है वो कह देती है, बाकी आप जान। तो उसके बाद में आज की विशिष्ट अतिथि श्री नीलिमा जी को भी मैं आज अपने संस्था की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो उपस्थित हुई, आज उन्होंने भी काफी अच्छा बोला और उन्होंने जो 2 पुस्तकें लिखी हुई है उनके लिए उनको मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय ब्रजेश जी, उनका विषय नहीं था यहाँ बोलना, वो अलग क्षेत्र के आदमी है, लेकिन उन्होंने जो भी बोला वो बहुत अच्छा बोला। उनके लिए भी मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। और आदरणीय हमारे पांडे जी जिन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया, उनका भी मैं आभारी हूँ। आप सभी का आभारी हूँ। आप यहाँ आए, बहुत अच्छे प्रोग्राम का हिस्सा बने, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, आप सभी का बहुत बहुत